नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1। इसका पार्ट 1 हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम था प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएँ। वैदिक काल के समय में शिक्षा किस प्रकार की थी, उसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो विशेषता नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग बना करके मैंने लिखी है चयनात्मकता, यानी कि चयन करने की प्रक्रिया क्या थी उस समय। विद्यार्थियों का चयन आश्रम में किस आधार पर किया जाता था। ठीक है, तो कुछ योग्यताओं के आधार पर, कुछ नैतिकताओं के आधार पर ही विद्यार्थियों का चयन किया जाता था आश्रम के लिए, गुरुकुल में पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे है। प्राचीन काल की शिक्षा की पहली विशेषता उसकी चयनात्मकता। चयनात्मकता का मतलब चयन करने की प्रक्रिया थी। ठीक है, कुछ योग्यताओं नैतिकताओं के आधार पर ही छात्र गुरु के आश्रम में या गुरुकुल में प्रवेश पा सकते थे। तो आश्रम में प्रवेश पाने के लिए कुछ योग्यताएं अनिवार्य थीं उस समय, यानी कि विद्यार्थी उच्च कुल के जो विद्यार्थी थे उन्हीं वो ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, है ना। उस समय जो है वैदिक काल के समय में निम्न या अछूत जाति के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, यानी कि जो अछूत होते हैं उनके लिए शिक्षा नहीं थी। दलित जाति वाले लोगों के लिए भी शिक्षा उस समय नहीं थी। ठीक है, तो शिक्षा के द्वार जो हैं हर व्यक्ति के लिए खुले नहीं थे। तो यहाँ पे लिखा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का द्वार खुला नहीं था। हर व्यक्ति जो है शिक्षा को ग्रहण उस समय नहीं कर सकता था। ठीक है, तो आज तो देश आज़ाद है, संविधान सबको बराबरी का हक देता, हर व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ठीक है, उसके बाद है विद्या आरंभ संस्कार। अगला संस्कार हुआ करता था विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था, यानी कि जब विद्यार्थी मतलब पढ़ना शुरू करता था, अक्षर का ज्ञान लेना शुरू करता था, उसी समय को हम बोलते थे विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के समय बालक को अक्षर ज्ञात कराया जाता था, यानी कि अक्षर के बारे में जानकारी दी जाती थी। और कई बार इस संस्कार को हम बोल देते हैं अक्षर स्वीकारण संस्कार। ठीक है, तो आई होप ये दोनों का मतलब एक ही है, विद्या आरंभ संस्कार और अक्षर स्वीकारणम संस्कार। ठीक है, यानी कि अक्षर का ज्ञान दिया जाता था, विद्यार्थी जो है अक्षर को पढ़ना या जानना पहचानना सीखता था। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद है हमारा तीसरा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को हमने पार्ट 1 में वैसे समझा दिया है। ठीक है, लेकिन ये विशेषता है तो इसमें भी हम थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र का गुरु के पास पहुंचना या जाना क्या कहलाता था, उपनयन संस्कार। ठीक है, जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाता था गुरु के पास, तो उसे हम बोला करते थे उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार को हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, इसी को जनेऊ संस्कार कहते हैं। ठीक है, गंगा जल से स्नान वगैरह और मुंडन वगैरह करा दिया जाता था। ठीक है, जब विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ने जाया करता था। ठीक है, तो इससे हम जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और विद्या आरंभ के समय क्या होता था, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। सबसे पहले जो गुरु था वो विद्यार्थी के लिए, यानी कि शिष्य के लिए गायत्री मंत्र का उपदेश देता था, गायत्री मंत्र के बारे में समझाता था, वो याद करवाता था उसे। उसके बाद उसकी विद्या जो है मतलब शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। हेडिंग नंबर 4 है गुरुकुल प्रणाली। ठीक है, या आश्रम प्रणाली भी बोलते हैं इसी को, गुरुकुल प्रणाली के लिए। तो इसे पढ़ते हैं हम। ठीक है, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी, यानी कि जो छात्र था वो गुरुकुल में रह करके, गुरु के पास रह करके पढ़ाई किया करता था। हॉस्टल में रह करके या छात्रावास जिसे बोलते हैं आज के समय में, पहले आश्रम हुआ करते थे। ठीक है, उसी को हम गुरुकुल बोलते हैं। तो गुरुकुल में रह करके छात्र पढ़ाई करते थे। ठीक है, या शिक्षा ग्रहण करते थे। इसीलिए प्राचीन भारतीय शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब बालक 7-8 वर्ष का हो जाता था तो वह माता पिता को छोड़ करके गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था, यानी कि जब बच्चा 7-8 साल का होता था तो वो गुरु के पास चला जाता था आश्रम में, गुरुकुल में, वहीं गुरु के पास रह करके पढ़ाई किया करता था या शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, गुरु के आश्रम को गुरुकुल कहा जाता है। गुरु के आश्रम को ही क्या बोला जाता है, आश्रम कहा जाता था। आश्रम के लिए गुरुकुल कहते थे या गुरुकुल के लिए आश्रम, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, उसके बाद है हमारी अगली हेडिंग नियमित दिनचर्या का सिद्धांत, यानी कि
हर पूरे दिनचर्या का मतलब होता है दिन भर में क्या काम करना है, ठीक है। तो वहाँ पर दिनचर्या हुआ करती थी, एक पूरे दिन का टाइम टेबल हुआ करता था कि क्या करना है पूरे दिन में, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं नियमित दिनचर्या का सिद्धांत, यानी कि एक टाइम टेबल था प्रतिदिन क्या काम करना है गुरुकुल में रह करके, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था कि वह नियमित का मतलब लगातार दिनचर्या का पालन करेगा, यानी कि टाइम टेबल का उचित ढंग से पालन करेगा, ठीक है। पूरे दिन में क्या करना है, डेली रूटीन में उसे क्या करना है, ठीक है। प्रत्येक छात्र के लिए सूर्योदय से पूर्व उठना, एक तो नंबर 1 टाइम टेबल में ये था कि सूर्योदय से पहले उठना है, 4 बजे उठ जाना है सभी को, ठीक है। उसके बाद क्या, स्नान करना है और फिर यज्ञ पूजा पाठ वेद पाठ ये सब कुछ करना है, यानी कि पहले शिक्षा में यही सब कुछ था, यज्ञ करना, पूजा करना, वेद पाठ करना, ठीक है। उसके अलावा भिक्षा मांगना, क्योंकि गुरुकुल में रह कर के खाओगे पियोगे क्या, तो उसके लिए भिक्षा मांगनी होती, आस पड़ोस के गांव में जा कर के भिक्षा मांगनी होती थी, ठीक है। और ये भिक्षा मांगने का काम गुरु शिष्य मिलकर के किया करते थे, ठीक है। गुरु की सेवा करना भी इसमें मतलब टाइम टेबल में निर्धारित था कि गुरु की सेवा भी करनी है, उनके कपड़े भी धुलने हैं, उन्हें नहलाना भी है, हाथ पैरों में दर्द है तो उन्हें भी दबाना भी है, तो ये सारे मतलब दिनचर्या में इंक्लूड हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारे दिनचर्या के आवश्यक अंग हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग है हेडिंग नंबर 6, गुरु शिष्य संबंध। तो उस समय गुरु और शिष्य के बहुत ही मधुर संबंध हुआ करते थे, मतलब पुत्र और पिता के समान हुआ करते थे संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा पिता और पुत्र के समान, बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध हुआ करते थे। शिष्य गुरु के सीधे संपर्क में रहता था, क्योंकि वहाँ आश्रम में माता पिता नहीं रहते थे, यानी कि सिर्फ छात्र रहा करता था, तो छात्र जो हैं गुरु के सीधे संपर्क में हुआ करते थे, है ना। उनकी रक्षा करना भी गुरु का ही धर्म था, है ना। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है गुरु अपने शिष्य के साथ पुत्रवत स्नेह, यानी कि अपने पुत्र की समान प्रेम किया करते थे तथा उनके रहन सहन भोजन आदि का उत्तरदायित्व उठाते थे, यानी कि रहना है, खाना पीना सब कुछ गुरु के ऊपर डिपेंड किया करता था। लेकिन रहन सहन तो वहाँ पे ज़्यादातर आश्रमों में पहले कुटी बना करके रहा करते थे, झोपड़ी बना करके रहा करते थे, है ना, पुराने समय में आश्रम में, क्योंकि आश्रम अधिकतर जंगल वाले क्षेत्रों में हुआ करते थे। और भोजन के लिए शिष्य और गुरु जो हैं भिक्षा मांग करके भोजन प्राप्त किया करते थे, है ना। और तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारी हेडिंग है चरित्र निर्माण का सिद्धांत। तो हेडिंग नंबर ये 6 है, ठीक है। चरित्र निर्माण का सिद्धांत, हेडिंग नंबर 6। चरित्र निर्माण के लिए छात्रों के स्वभाव और संस्कारों का पूरा ध्यान रखा जाता था, यानी कि उनका स्वभाव कैसा है, बच्चों का व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो चरित्र निर्माण पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया जाता था कि कोई भी जो स्टूडेंट है, छात्र है, शिष्य है, वो बिगड़े ना, है ना। उनका सही चरित्र का निर्माण हो, अच्छे कार्य में वो अपना मन लगाएं, ठीक है, सीखने में मन लगाएं। उसके बाद है छात्र जीवन संबंधी नियम, यानी कि छात्रों के जीवन संबंधी कुछ नियम थे, ठीक है, तो उनका भी पालन करना होता था। तो यहाँ पे छात्र नियमित जीवन व्यतीत करने के साथ साथ खान पान, वेशभूषा, यानी कि कैसे वहाँ पे रहना है, वेशभूषा किस वेशभूषा में रहना है, कैसे कपड़ों में कैसे वस्त्र पहनने हैं, तो वो गुरु पर निर्भर करते थे। वेशभूषा व आचार व्यवहार, यानी कि व्यवहार कैसा करना है, अपने गुरु भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो भी वहाँ पे पालन करना पड़ता था इन नियमों का, ठीक है। गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ, ठीक है। तो नियमों का पालन भी अनिवार्य रूप से करते थे छात्र, ठीक है। उसके बाद है 8वीं हेडिंग धर्म और लौकिकता का समावेश, ठीक है। तो यानी कि धर्म प्रधान शिक्षा हुआ करती थी। वैदिक काल में या प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो धर्म पर आधारित थी, ठीक है। धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, वेद पुराण हो गया, मंत्र वगैरह हो गया, यज्ञ वगैरह हो गया, है ना, इनसे संबंधित शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी, यानी कि धर्म की अधिक जानकारी दी थी, यानी कि सेंटर में धर्म को रखा जाता था, सबसे ज़्यादा धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उसके अलावा छात्र निष्ठा के साथ, यानी कि पूरी लगन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे, ठीक है, यानी कि धर्म में जो पूजा पाठ यज्ञ वगैरह होते थे, ठीक है,
तो उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और उन अनुष्ठानों का पालन भी किया करते थे। धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी, यानी कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, उसके अलावा भी उसके बाद नवी हेडिंग है यहाँ पे, हेडिंग नंबर 9, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो छात्र जो है स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ गुरु दक्षिणा देते थे। ठीक है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद छात्र गुरु को स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। ठीक है, गुरु दक्षिणा का मतलब कुछ शुल्क हो सकते हैं, अनाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार गुरु को छात्रों के द्वारा जो कुछ शुल्क वगैरह दिया जाता था उसी को हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा के दोष या असफलता, यानी कि जो वैदिक शिक्षा थी वो असफल क्यों हो गई। ठीक है, उसके कौन से दोष थे। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा के दोष। तो पहला दोष है लोक भाषाओं की उपेक्षा। तो लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई थी। उपेक्षा को मतलब लोक भाषाओं को छोड़ दिया गया था। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो संस्कृत में दी जा रही थी। तो संस्कृत तो हर व्यक्ति तो नहीं बोल रहा था, है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो एक ही भाषा में ये शिक्षा दी जा रही थी, जिससे ये इसका व्यापक रूप से यानी कि बड़े स्तर पर विस्तार नहीं हो पाया, प्रसार नहीं हो पाया। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत को अपनाया गया था। संस्कृत भाषा को वरीयता दी गई थी। संस्कृत भाषा में ही लोगों को ज्ञान दिया जा रहा था। ठीक है, गुरुकुलों में। तथा अन्य लोक भाषाओं यानी कि ये दूसरी लोक भाषा लोगों की जो भाषाएं थी उनकी क्या की गई थी, उपेक्षा की गई थी, मतलब इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इस स्थिति में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हुआ, यानी कि बड़े स्तर पर इसका प्रसार नहीं हो पाया, ये पूरी तरह से फैल नहीं पाई ठीक से। ठीक है, उसके बाद है दूसरा दोष इसका सांस्कारिक जीवन की उपेक्षा, यानी कि संसार के बारे में, दुनियादारी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, जैसे कि आज हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है ना, साइंस के बारे में। तो उस समय सिर्फ वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था अधिकतर। तो संस्कार जो संसार के ज्ञान है, संसारिक ज्ञान के बारे में हमें वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती थी, नाम मात्र की दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर परलौकिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा में परलौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया था। परलौकिक जीवन क्या होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बताया जाता था गुरुकुल में कि अगर आप वेद पुराण करोगे, पढ़ोगे, पूजा पाठ करोगे तो परलोक में जाकर के तुम जीवन मरण से मुक्त हो जाओगे, है ना, तुम सीधे परलोक में जाओगे, स्वर्ग लोक में चले जाओगे। ठीक है, तो इस लोक के बारे में हमें ज्ञान नहीं दिया जाता था कि इस लोक में जीवन कैसे सुखी होगा, लेकिन अधिक महत्व दिया जाता था कि हमें ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, यज्ञ पूजा पाठ करना चाहिए, तो हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। परलोक में जीवन कैसा होगा उसके बारे में अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, तथा संसारिक या लौकिक, लौकिक मतलब इस लोक के बारे में जीवन की प्रायः उपेक्षा की गई, मतलब इस लोक के बारे में हमें ज्ञान कम दिया गया था, परलोक के बारे में ज़्यादा दिया गया था कि ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, उस लोक में क्या होता है, इंद्र क्या कर रहा है। ठीक है, परलोक का राजा, स्वर्गलोक का राजा इंद्र है। ठीक है, तो तपस्या के बारे में इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी उस समय। ठीक है, ये मान्यता भी इस स्थिति की असफलता का कारण मानी जाती है, क्योंकि परलोक के बारे में ज्ञान दिया जा रहा था, इस लोक के बारे में कम ज्ञान दिया जा रहा था, तो इसकी वजह से भी माना जाता है कि यह शिक्षा जो वैदिक शिक्षा है वो असफल हो गई आने वाले समय में। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हुआ करते थे। तो पहला उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित। ठीक है, पूजा पाठ से संबंधित जो उन्नति है, धर्म की उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति है, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना। ठीक है, उसके बाद है शारीरिक और मानसिक विकास पर भी जोर दिया जाता था। ये भी उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट है, छात्र है, उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर बल दिया जाता था। उससे जो मंत्र वगैरह हुआ करते थे वो याद कराए जाते, रटाए जाते थे। ठीक है, बोल बोल करके रटना होता था, उससे पूरे ग्रंथ रट जाते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, उसका मानसिक विकास होता था। शारीरिक विकास के लिए कुछ व्यायाम वगैरह हुआ करते थे, एक्सरसाइज करनी होती थी। ठीक है,
और चरित्र पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। चरित्र का विकास का मतलब है उसके अंदर सद्भावनाएं भरी जाती थी, है ना। पक्षियों के प्रति दया रखो, इंसानों के प्रति दया रखो, ठीक है, जीव जंतुओं के प्रति दया रखो। तो चरित्र के विकास पर भी बल दिया जाता था कि यह सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। उसके बाद एकांतवास कर संयम और इंद्रिय निग्रह, यानी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, एक जगह पर फोकस कैसे करना है। एकांतवास यानी कि मतलब इसके लिए क्या करना होता था, योग वगैरह करो, ठीक है, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, ठीक, अपने मन को शांत करने के लिए। उसके अलावा है पारिवारिक तथा सामाजिक भावना का पोषण किया जाता था, यानी कि परिवार और समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, ठीक है, तो इसका भी वहाँ पर भरपूर ध्यान रखा जाता था। पारिवारिक और सामाजिक भावना का पोषण, लोगों के अंदर इस तरह की भावना डाली जाती थी छात्रों के अंदर, जिससे कि वो अपने परिवार में मिलजुल करके रहें, है ना। संयुक्त परिवार हुआ करते थे पुराने समय में। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि आपस में लोग मिलजुल करके रहें, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। और उसके अलावा है समानता का पोषण, ठीक है, जैसे कि जब आश्रम में या गुरुकुल में छात्र रहते थे तो एक दूसरे की तरह मतलब समान व्यवहार करें, कोई ऊंच नीच का व्यवहार ना करें एक दूसरे से, ठीक है। तो समानता का पोषण, वहाँ गुरु भाई जो होते थे, मतलब एक ही गुरु के शिष्य, उनके लिए गुरु भाई बोला जाता था। तो सब आपस में मिलजुल करके रहते थे, समानता का व्यवहार करते थे, ठीक है। तो गुरु के द्वारा समानता का पोषण किया जाता था उनके अंदर, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे और ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट 1 इसका पहले ही पढ़ लिया था, पार्ट 2 आज हमने कंप्लीट किया है। और आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, वेद कितने होते हैं, हालांकि मैंने पढ़ा दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 2 है वेदों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको लिखना है आंसर नंबर इस तरह से 1 और इसका उत्तर, उसके बाद लिखेंगे आंसर नंबर 2 और वेदों के नाम। पहले में वेद कितने होते हैं तो आंसर नंबर 1 लिख करके वेद लिखोगे, संख्या में 2, 4, 5 जितने भी आपको पता हैं मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको ज़रूर से देना है, जिससे एक आइडिया लगता रहे कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं है, आपको मतलब पता है या नहीं है। वेदों के नाम लिखिए, तो इतना कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।